हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और इसमें जो टॉपिक सीखेंगे वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसको कहते हैं आखिर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में जो डेल योडगर साहब ने कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, एक कलेक्टिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, तो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में। किसके बीच में है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक कलेक्टिव रिलेशनशिप है। अब एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज के टर्म्स में अगर हम लोग समझे तो एम्प्लॉयज का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका रिलेशन एक्चुअली में एम्प्लॉयर्स के साथ। एम्प्लॉयर्स मतलब जो भी फैक्ट्री का अथॉरिटी है, जो या फिर आप समझ सके मिल मालिक जिसको कहते थे वो, और जो ट्रेड यूनियन है के लोग हैं, इस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिलेशंस के बीच में हम लोग अंतर समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिलेशंस के बीच में अंतर को समझते हैं। ह्यूमन रिलेशंस किसको कहेंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसको कहेंगे। ठीक। ह्यूमन रिलेशंस जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों के बीच में जो आपसी रिलेशंस है वो क्या है, एक तरीके का ह्यूमन रिलेशंस है। ठीक। ह्यूमन रिलेशंस किसको कहेंगे, ह्यूमन रिलेशंस का मतलब है कि एक तरीके का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज मेंबर ऑफ ग्रुप्स। किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशंस है किसके बीच में, तो किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में, और इस इंडिविजुअल का एक्चुअली में क्या बिहेवियर है उस इंडिविजुअल के रूप में या फिर एज अ ग्रुप के रूप में क्या बिहेवियर है, इस रिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन रिलेशंस। ठीक। इंटरपर्सनल रिलेशंस अमंग इंडिविजुअल एज वेल एज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। एक व्यक्तिगत क्या उसका जो है सो बिहेवियर है, और वो जब एक समूह में रहता है तो एक समूह के रूप में उसका क्या बिहेवियर है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है ना। जैसे बहुत लोग हैं, इंडिविजुअल आप उससे बात कीजिएगा तो अलग तरीके से है, फिर जब आप उससे एक टीम में बात कीजिएगा तो उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ह्यूमन रिलेशंस हमको यही समझाता है कि किसी भी व्यक्ति का इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसा है। ठीक। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसको कहते हैं हम लोग, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। रिलेशंस बिटवीन एनी एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉय, जो भी मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग बोर्ड का मेंबर है, मतलब मालिक है उस फैक्ट्री का, तो 5 लोग जो बोर्ड का मेंबर है उसका, और जो 100 लोग काम कर रहे हैं, इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर जिन्होंने जॉब पे रखा है और जो वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिस समय स्पेसिफिक टाइम पे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशंस होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इसमें इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें मुख्य रूप में हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कौन कौन से एक्टर्स हैं, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का जो समूह होगा उसको कहेंगे एम्प्लॉय का ट्रेड यूनियन। आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रेड यूनियन को थोड़ा सा डीप में। तो एक एम्प्लॉय के बाद उसका ट्रेड यूनियन, और बहुत सारा यूनियंस मिलकर के एक संघ बनाता है, दैट्स फेडरेशन। तो एक्टर्स में एक जो पार्ट है वो क्या है, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और फिर फेडरेशन। तो एक्टर्स में एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और फेडरेशन एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो जिसने नौकरी पे लोगों को रखा है, दैट्स एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला, एम्प्लॉयर जिन्होंने काम दिया है, एम्प्लॉयर और उसका संगठन, एम्प्लॉयर का संगठन।
ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। मतलब जिस भी राज्य के अंतर्गत जो उद्योग है वो अगर आता है, उस राज्य का जो 3 कड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन का, एक जो है सो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेचर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो भी अधिकारी लोग हैं, और जुडिशरी मतलब कानून व्यवस्था के लोग। तो ये इतने लोग मिल करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अपना अपना रोल्स को, जो भी उनका जो डिफाइंड रोल्स है, उस रोल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या क्या फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मतलब जो इंस्टीट्यूशन के आधार पे क्या फैक्टर्स है, तो उसमें है आपको स्टेट पॉलिसी। क्या है, स्टेट पॉलिसी। किसी भी राज्य के अंदर का अगर कोई भी उद्योग चल रहा है तो उस राज्य का क्या पॉलिसी है, किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर उद्योग चल रहा है तो उस राज्य का क्या पॉलिसी है, दैट्स स्टेट पॉलिसी। दूसरा है लेबर लॉज, मतलब राज्य का क्या कानून है। तो स्टेट पॉलिसी, लेबर लॉज, वॉलंटरी कोड, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, लेबर यूनियंस, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन। स्टेट पॉलिसी जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है तो वो राज्य उद्योग के लिए क्या पॉलिसी तय कर रही है। जैसे राज्य का, किसी भी राज्य में अगर उद्योग है तो उस राज्य का बहुत सारा जिम्मेवारी है, ठीक है ना। सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है, उस राज्य का बहुत सारा दायित्व है। जैसे उद्योग जिस भी क्षेत्र में है तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, फिर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करवाना, पानी की आपूर्ति करवाना, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को देखना। अब ऐसा तो नहीं है कोई आदमी अपना अगर फैक्ट्री लगाए हुए है तो फैक्ट्री में जो है जितना इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब जो इतना पानी चाहिए उतना पानी जो है सो वो खुद से डिग करके निकालेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्लस उस पूरे एरिया की साफ सफाई का ध्यान रखेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा सुविधा कहीं ना कहीं राज्य सरकार को देना पड़ता है। जमीन मुहैया करवाना हो तो खैर बिगिनिंग स्टेज है। तो ये सारा काम कि स्टेट का पॉलिसी कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस में। और इसी सब पे तय होता है कि आखिर वहाँ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में कैसा रिलेशंस होगा, ठीक। उसके बाद लेबर का क्या नियम है, लॉज क्या है। अगर कोई स्टेट का कोई लॉज है, जैसे बहुत सारे स्टेट मिनिमम वेजेस तय करके रखे हुए हैं, तो ये लेबर का क्या नियम है। वॉलंटियर कोड्स क्या है, आप ऐसे वॉलंटियर करवा सकते हैं, कोई वर्क को नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, मतलब एसोसिएशन और एम्प्लॉयर्स ये दोनों मिल करके कोई एक पॉइंट पे, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ये दोनों मिल करके किसी एक पॉइंट पे आकर के क्या कोई बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लेबर का कोई मुद्दा है, कोई जो है सो उसका कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे लेबर का जो एसोसिएशन है वो एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन से या एम्प्लॉयर्स से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी जो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है सो महत्वपूर्ण है। लेबर का एसोसिएशन कैसा है, एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन किस तरीके का, ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है, और ये है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इसको हम लोग कैसा फैक्टर कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इसके बाद है आपका दूसरा, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है दूसरा, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या कहता है, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, ठीक है ना, संगठन किस तरीके का है। संगठन सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या फिर कैपिटलिस्ट है। संगठन किस तरीके का है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके का है। तो ये 3 समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, ये 3 तरीके में किस तरीके का जो है सो इकोनॉमी है का ऑनरशिप है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी फैक्ट्री का जो ऑनरशिप है वो किस तरीके का है, साम्यवाद है, समाजवाद है या फिर पूंजीवाद, किस तरीके का ऑनरशिप है। कंपनी जो है वो कैसा है, इंडिविजुअल है,
कंपनी जो है सो डोमेस्टिक है या फिर एमएनसी है, मतलब जो है सो घरेलू कंपनी है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद कंपनी जो है वो कैसा है, गवर्नमेंट का है या फिर कॉर्पोरेटिव है, कैसा ऑनरशिप है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप है या फिर कॉर्पोरेटिव है, या फिर कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स कैसा है, वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग उस लोगों का कंपोजिशन कैसा है, वर्कफोर्स कैसा है, मतलब रेगुलर जो है सो बेसिस पे एम्प्लॉय हैं या फिर जो है सो किसी स्पेशल टास्क के लिए हायर किया गया है या फिर डेली वेजेज है। तो कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स कैसा है, सोर्स ऑफ लेबर कैसा है, लेबर का मार्केट कैसा है, उसके बाद उसका वेजेस किस हिसाब से ग्रुप में बांटा गया है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उस क्षेत्र में कितना है, इकोनॉमी साइकिल कैसा है, दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन वेरियस वेज। ये सारा जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है। क्या मैं कह रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, ये इकोनॉमिक फैक्टर जो है सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है। तीसरा जो चीज है वो है सोशल फैक्टर। तीसरा जो चीज है वो क्या है, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर किसको कहते हैं, अंडर सोशल फैक्टर्स आइटम्स लाइक सोशल ग्रुप लाइक कास्ट और ज्वाइंट फैमिली क्रीड्स, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशल स्टेटस, ये सारा चीज जो है सो जो रिलेशंस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस उसको प्रभावित करती है। Influenced industrial relations in early stage of industrialization, they gave rise to relationship as a master servant haves and have not, high caste and low caste etc. But with the acceleration of industrialization, these factors gradually lost their force but cannot overtaken their importance. देखिए पहले ऐसा था कि बहुत सारा चीज़ सोसाइटी में जो है सो कास्ट पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद, ये सारे चीज़ पे था, लेकिन उद्योग के आ जाने से उद्योग में जो लोगों की पहचान है वो उसके पोस्ट से होती है, ना कि किसी जो है सो स्पेसिफिक जो है सो किसी धर्म से या किसी कास्ट से। क्या समझ रहे हैं कि उद्योग जगत में, इंडस्ट्री में किसी भी स्पेशल लोगों की, किसी भी लोगों की जो पहचान है वो किससे है, तो उसके पोजीशन से है, उस किस रोल पे है, उस रोल से है, ना कि उसके कास्ट या क्रेड से है। तो उसी तरीके से अब जो है सो बस ये है कि ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है, इस तरीके का रिलेशन रह गया है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि पूर्णतः ये जो कास्टिज्म है या फिर जो है सो रीजनलिज्म है, इस सारा चीज़ को नकारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर्स जो है, जो कास्ट का, धर्म का, वर्ण का, ये सब जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीक का क्या फैक्टर्स है। तो अंडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉल आइटम्स लाइक वर्क मेथड्स, किस तरीके का, जैसे तकनीक का विकास होगा वैसे ही जो है सो यूज टेक्निकल फैक्टर्स फॉल आइटम्स लाइक वर्क मेथड, किस तरीके का काम का जो तरीका है वही चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें पहले जो है सो मशीन का यूज कम था, अब मशीन आ गया, तो मशीन आ गया तो उससे क्या होगा, तो मशीन जैसे ही आ जाएगा तो लोगों का काम करने का मेथड बदल जाएगा। पहले मान लीजिए कि जो है सो कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे थे हाथ से, अब वो काम जो है सो मशीन के माध्यम से परफॉर्म करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से ये जो बदलाव है वो हमको देखने को मिलेगा। अंडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉल आइटम्स लाइक वर्क मेथड में बदलाव होगा। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, किस तरीके का तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बदलाव होगा। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, रेट ऑफ तकनीक का किस गति से बदल रहा है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं जो है सो प्रभावित कर रहा है किसको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। अब मान लीजिए पहले एम्प्लॉय जो है सो कोई पुराने मशीन पे काम कर रहे हैं, अब नया मशीन आ गया, तो पुराना मशीन किस तरीके से काम कर रहा था, नया मशीन किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो उतना ही उसका एफिशिएंसी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है उस प्रॉपर आदमी का। तो इससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रभावित होता है। ठीक, किस तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्टिविटीज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्या ऐसा है कि जो पुराने लोग हैं वो नए तकनीक को जो है सो गेन कर पा रहे हैं। These factors considerably influence the patterns of industrial relation। ये सारा फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है।
as they are known have to direct influence on employment status। ये बहुत ही मतलब डायरेक्ट जो है सो इसका इन्फ्लुएंस है, जैसे वेजेस का लेवल। जो पुराना कर्मचारी है वो पुराने मशीन पे काम कर रहा था, नया मशीन आ रहा है तो नया मशीन का जो कारीगर होगा उसका वेजेस ज़्यादा होगा, जो पुराने मशीन का कारीगर था उसका वेजेस हो सकता है कम होगा। तो वेजेस पे जो लोग नया मशीन में शिफ्ट कर गया उसका वेजेस बढ़ गया, जो नहीं कर पाया तो उसको दिक्कत है। तो ये सारा चीज़ जो है सो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है, ये सारा कुछ को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये पुराना जो तकनीक था और जो नया तकनीक आ रहा है उसमें लोग अगर शिफ्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इस सारे चीज से इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रभावित होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं साइकोलॉजिकल क्या फैक्टर है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एम्प्लॉयर है उसका बिहेवियर एम्प्लॉयज के साथ कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। कोई भी मान लीजिए सीनियर का बिहेवियर जूनियर के साथ कैसा है, उससे जो है इसको हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, उससे ही डिपेंड कर डेवलप होता है क्या चीज़। तो जितना भी कर्मचारी है, सारे कर्मचारी का जो बिहेवियर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी पे जो है सो निर्भर करेगा। इसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो अंडर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉल आइटम्स, जैसे इसमें है आपको क्या चीज़, तो ऑनर्स का क्या एटीट्यूड है, ठीक है ना। उसके बाद परसेप्शन ऑफ वर्कफोर्स, लोगों का क्या मानना है ऑनर्स के लिए जो है सो उसका क्या मानना है। उसके बाद वर्कर्स का कैसा एटीट्यूड है अपने काम को लेकर के, जो भी लोग काम करते हैं उसका क्या एटीट्यूड है अपने काम को लेकर के। उसके बाद देयर मोटिवेशन, उसका कैसा मोटिवेशंस है, मोरल इंटरेस्ट, ये सारा चीज़, डिससेटिस्फेक्शन, ये सारा चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है किसको, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक। इसके बाद अब पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर किसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए जहां भी जिस भी क्षेत्र में जो है सो उद्योग है चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री, तो वहाँ जो लोकल पॉलिटिकल बॉडी है उसका कितना हस्तक्षेप है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसका ज़्यादा हस्तक्षेप होगा तो निश्चित रूप से वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई लोकल जो है सो रूलिंग पार्टी का जो कोई रिप्रेजेंटेटिव है और कोई लेबर का जो है सो या एम्प्लॉयज़ का कोई जो है सो कन्फ्लिक्ट हो गया, तो अगर वो इन्वॉल्व होगा तो फिर रिलेशंस पे, क्योंकि अब एक बार वो इन्वॉल्व होगा फिर हट जाएगा और साथ में रहना है एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को, तो रिलेशंस जो है सो उसका प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में 500 जो है सो वर्कर है और किसी कारण से जो है सो ये वर्कर जो है सो क्या कर दिए, तो स्ट्राइक कर दिए, कोई भी रीजन हो सकता है। अब ये जो स्ट्राइक किया और इसमें कोई जो है सो थर्ड आदमी, ये कोई पॉलिटिकल बॉडी जो है सो इन्वॉल्व हुआ, तो क्या होगा, वो स्ट्राइक को खत्म करवाने के बाद ये तो निकल लेगा। अब रहना है इसको जो है सो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, तो ये जो एम्प्लॉयर्स के साथ अब जो रिलेशन होगा इसके इन्वॉल्व होने के बाद जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कहीं ना कहीं जो है सो डिफरेंट होगा पहले से। तो यही बात लिखा है, द पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, रूलिंग इलाइट जो रूलिंग पार्टी है, एंड अपोजिशन टुवर्ड्स लेबर प्रॉब्लम, अगर इसमें ये लेबर के किसी भी समस्या के खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं। फॉर इंस्टेंट द वेरियस कम्युनिस्ट कंट्रीज प्रायर टू अडॉप्ट न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी, अब इसी को देखते हुए बहुत सारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो देश था जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि साम्यवाद पे जो बात हो रहा था कि एक समानता होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ जो है सो बहुत सारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा का देश है वो सब अब जो है सो कैपिटलिज्म की तरफ जो है सो अपने पॉलिटिकल लीडर्स का जो रुख है उसको चेंज कर रहे हैं, या पॉलिटिकल लीडर अपना रुख चेंज कर रहा है, कैपिटलिज्म को एडॉप्ट कर रहा है। मतलब रुख चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिस्ट को छोड़ रहे हैं, मतलब कैपिटलिज्म को कहीं ना कहीं अपने अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो है सो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इन्वॉल्व होता है, और अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करेगा। इसके बाद 7th है इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर। इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर क्या कहता है कि अंडर इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स फॉल इशू लाइक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रिविलेज इन द इंटरप्राइज, इट्स फिलॉसफी एंड वैल्यू सिस्टम,
कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे किसी भी संगठन में अपना कैसा सिस्टम बना के रखें लोग। जैसे पहले से जो चल आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, नए चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, नया मैनेजर आ रहा है तो अपने अनुसार से चीज़ों को चला रहा है, तो इसको कहते हैं इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर। ठीक है ना। अंडर इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर फॉल इशू लाइक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रिविलेजिंग, किस तरीके का स्टाइल को फॉलो कर रहा है कोई भी इंटरप्राइज, वो अपने किस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, किस वैल्यू को फॉलो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके का क्लाइमेट, हेल्थ, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एंड द वेरियस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी। मतलब इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के एंड से अगर कोई बदलाव हो रहा है तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कोई नया फिलॉसफी है, उसको हो सकता है कि लोग, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 9 बजे समय है एंट्री का, और उसको कह दिया कि नहीं 9 बजे समय नहीं होकर के 8 बजे टाइम होगा। तो अब 8 बजे जब टाइम होगा तो कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो 9 बजे के अनुसार अपने पूरे सिस्टम को वो सेट करके रखे हुए हैं। अब 8 बजे कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उसका जो है सो पूरा का पूरा सिस्टम खराब होगा। सिस्टम खराब होगा तो फिर जो है सो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगा, या फिर जो है सो वो जो रिलेशंस है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। या फिर मान लीजिए कि जो एग्जिट का टाइम है उसी को एक्सटेंड कर दिए। मतलब अब जैसे कोई फैक्ट्री मान लीजिए 9 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक चलती है, या 9 बजे से 5 चलती है, उसको 8 से 4 कर दिए, या फिर जो है सो 10 से जो है सो 6 कर दिए। तो ये कुछ भी अगर रिशेड्यूल कर रहे हैं, लंच के टाइम को चेंज कर रहे हैं, कोई भी आप अगर बदलाव कर रहे हैं, किसके एंड से, तो एंटरप्राइज के एंड से किसी भी तरीके का बदलाव, चाहे टाइमिंग में हो, चाहे किसी पॉलिसी में हो, किसी वैल्यू सिस्टम में हो, किसी भी चीज़ में, किसी जो है सो सुविधा देने में हो, किसी फैसिलिटी में हो, तो ये सारा चीज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करता है। तो ये 7th नंबर टॉपिक था। 8th नंबर है ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर मान लीजिए रिसेशन आ गया, सपोज कीजिए क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए, या फिर एकदम मैक्सिमम बूम कर जाए, डिमांड बढ़ जाए। अब डिमांड बढ़ेगा तो ऑर्डर बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा तो जो एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हम जो है सो पहले थोड़ा सा रिलैक्स रहते थे, अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उस हिसाब से अगर उसको वेजेस नहीं मिलेगा तो फिर रिलेशंस कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो क्या कर रहा है अंडर ग्लोबल फैक्टर, दिस वेरियस इश्यूज इंक्लूड्स आर इंटरनेशनल रिलेशंस, जो है सो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आइडियोलॉजी, ग्लोबल कल्चरल वैल्यू, इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ पावर ब्लॉक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट और रिलेशंस, इंटरनेशनल लेवल एग्रीमेंट। तो ये सारा कुछ जो है सो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई 2 देश है, वो कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई जो है सो ब्रिज बना लिया कि हाँ हम लोग मिलकर के इस सेक्टर में काम करेंगे, तो उससे जो है सो देश के इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ेगा तो इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा तो इंडस्ट्री का फाइनली जो रिलेशंस है उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये है ग्लोबल फैक्टर्स। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझे कि क्या जो है सो क्या क्या चीज़ है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावित करती है, चाहे वो ग्लोबल फैक्टर हो, इकोनॉमिक कॉज हो, या पॉलिटिकल अप्रोच हो। बहुत सारा चीज़ जो हम लोगों ने एक एक करके देखा और समझा। तो इतना इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।